एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 37 में एक दफ़ा फिर हम फिज़िक्स की क्लास में आज हम प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। यूनिक नोट्स में से हम कर रहे थे, मैं नोट्स में से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 तक हम कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि जी आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन ये है, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। या वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपसे कह सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्शन, डिस्क्राइब द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। तो बेसिकली हमारा टॉपिक आज किस चीज़ का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये यूनिक नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिएगा पहले तो हम देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की छोटी सी डेफिनेशन क्या है। बड़ी आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन मैं बच्चों को बताता होता हूँ। देखिएगा रिफ्रैक्शन चाहे लाइट की हो, ठीक है, चाहे रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड हो, यानी देखिए लाइट भी तो वेव्स की फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती है ना। तो रिफ्रैक्शन बड़ी आसान से वर्ड्स के अंदर बात, किसी भी रिफ्रैक्शन कहते हैं इस चीज़ को, किसी भी चीज़ का क्या चीज़ चेंज हो जाना, उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाना, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज, यानी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाना, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज, उसे हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो प्रोसेस जिसमें बेंड हो जाती है लाइट जब वो पास करती है फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। क्या चीज, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की पूरी डेफिनेशन बता रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, बेंड हो जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम, जब वो पास करती है कहां से, फ्रॉम एयर इनटू ग्लास या फ्रॉम ग्लास इनटू किसमें, एयर में। देखिए दो बातें मैंने लिखी। देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड कर जाना। बेंड का मतलब हो गया मुड़ जाना। मुड़ना किस चीज़ का, वही चीज़, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल का क्या हो जाना, चेंज हो जाना। अब देखिएगा लाइट कहाँ से पास कर रही है, जब वो एयर से जा रही है ग्लास के अंदर, ठीक है, या ग्लास से जा रही है किसके अंदर, एयर के अंदर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसने एयर इनटू ग्लास जाना है तो अपना मीडियम चेंज कर लिया, जब ग्लास इनटू एयर जाना है तो फिर भी उसने क्या कर लिया, अपना मीडियम चेंज कर लिया। देखिएगा एक छोटा सा घर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक ग्लास लें, ठीक है, उस ग्लास को वाटर के साथ हाफ फिल करें, ये मैंने ग्लास लिया, इस ग्लास में यहाँ तक वाटर है जी, ऑलमोस्ट यहाँ तक वाटर रख के इसके अंदर आप सीधा नहीं, देखिएगा ये सीधा है, ये है किसी डायरेक्शन पर, वाटर की ये सरफेस है, इस सरफेस के साथ किसी डायरेक्शन पर आप इसके अंदर एक पेंसिल को डिप करें। जब आप पेंसिल डिप करेंगे ना ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर, तो आपको जैसी वो वाटर के अंदर जब चली जाएगी, जब सरफेस के अंदर चली जाएगी, तो अपनी एक्चुअल पोजीशन से वो आपको थोड़ी सी ऐसे ऐसे स्लांट नज़र आएगी, टेढ़ी नज़र आएगी। सीधी पेंसिल की एक्चुअल डायरेक्शन ये थी, ये मैंने डॉटेड बनाया, एक्चुअल वो यहाँ पर है, लेकिन आएगी आपको किस जगह पर नज़र, इस जगह पर नज़र आएगी। ये किस वजह से है, दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी आपकी बुक के अंदर उसमें एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है। अगर आप डिप करें वन एंड ऑफ पेंसिल इन एन ऑब्जेक्ट,
ठीक है, जिसके अंदर वाटर था, ठीक है, तो क्या होगा किसी एंगल पर, तो जो सबमर्ज पार्ट होगा वो लुक आपको ऐसे लगे जैसे वो थोड़ा सा बेंड है। वो बेंड किस वजह से होता है, द बेंडिंग ऑफ, किस वजह से, क्योंकि इसलिए कि जब इस एंड से लाइट जब ट्रेवल करके, ये वाटर है, वाटर की सरफेस से जब वो एयर में आएगी तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अब डायरेक्शन कैसे चेंज करती है, वो डायरेक्शन चेंज करने का प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वो सारे के सारा प्रोसेस में उसने डायरेक्शन चेंज कैसे करनी है। अब डायरेक्शन दो तरह से चेंज होती है, आपने ध्यान से देखना है। ये मैंने एक ग्लास स्लैब ली, दिस इज अ ग्लास स्लैब, इन इस ग्लास स्लैब की कोई थिकनेस है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर है, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है। यानी ग्लास स्लैब में सिंपल सी बात करूं, कितनी सी थिकनेस, ठीक है, इतनी सी विड्थ आपको जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे 10th क्लास के अंदर, ठीक है, तो उसमें आप ये ग्लास स्लैब यूज़ करेंगे। बेसिकली ये प्रैक्टिकल है, जिससे आपने शो करके बताना है कि लाइट की रिफ्रैक्शन हो रही है। ये है जी, दिस इज ग्लास स्लैब, लाइट की रिफ्लेक्शन होनी कैसे है, ग्लास स्लैब, ठीक है जी। इस ग्लास स्लैब का अपना एक मीडियम है, इसकी सारी सराउंडिंग में यहां पर है एयर, हवा, एयर का भी तो अपना एक मीडियम है, ठीक है। ये जो ग्लास स्लैब होती है ना, एयर के मीडियम को हम एक नाम देते, पहले एयर के मीडियम का नाम सुन लें। हम इसे अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर क्या नाम देते, दैट इज कॉल्ड एज रेयर मीडियम। क्या लिखा मैंने, RARE, दिस इज कॉल्ड एज रेयर मीडियम। एयर के अलावा जितने भी मीडियम हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मीडियम क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज डेंसर मीडियम। वो ग्लास स्लैब का हो सकता है, वो अल्कोहल का हो सकता है, वो वाटर का हो सकता है, वो किसी भी तरह का कोई भी मीडियम हो सकता है, अदर देन आइस का मीडियम हो सकता है, ठीक है, डायमंड का मीडियम हो सकता है। वो सारे के सारे मीडियम कौन से, दे ऑल आर कॉल्ड एज डेंसर मीडियम। एक लिखा मैंने रेयर मीडियम, दूसरा लिखा मैंने डेंसर मीडियम, बाद में बताता हूँ। ले जी, ये एयर थी, ठीक है जी, यहाँ से एक लाइट की रे आ रही है किसी एंगल पर, ये है जो ये सरफेस आपको ऊपर नजर आ रही ना, दिस इज एयर ग्लास इंटरफेस। यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको बिल्कुल नजर आ रहा है जहां से लाइट ने एंटर होना है, ऊपर वाली लेयर जो नजर आ रही है, बेशक जब इधर से एंटर होगी तो फिर ये बन जाएगा एयर ग्लास इंटरफेस, जब नीचे की तरफ से एंटर हो जाएगी तो ये एयर ग्लास इंटरफेस बन जाएगा, जब इधर से एंटर होगी तो ये एयर ग्लास इंटरफेस बन जाएगा। दिस इज एयर ग्लास इंटरफेस। अब एयर ग्लास इंटरफेस एक्चुअली वो जगह होती है जहां से ये मीडियम, एयर का मीडियम खत्म हो गया, एक नया मीडियम शुरू हो गया। जब लाइट एयर से डेंसर में एंटर हो रही है, जब लाइट इससे, डेंसर मीडियम कौन सा, ग्लास स्लैब का, जब लाइट ग्लास स्लैब से एंटर होगी किसमें, एयर में, तो अभी भी ये जगह है ना जहां से उसने मीडियम चेंज कर लेना है। अब एक और अहम सारी बात भी बता दूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें मैंने लिखा था ना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज होती है, याद रखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज होने की सबसे बेसिक वजह क्या चीज है, मीडियम की डेंसिटीज। यानी जो मीडियम है उन मीडियम की डेंसिटी, देखिएगा हर मीडियम की अपनी डेंसिटी होती है, तो ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या हो जाती है, चेंज। अब चेंज के लिए जरूरी है कि ये जो सरफेस थी, लाइट इसके साथ किसी एंगल पर स्ट्राइक करे, एंगल पर सीधी आएगी तो सीधी पास कर जाएगी। याद रख करें, नॉर्मल था तो नॉर्मल सीधी लाइन होती है, लाइट अगर एंगल के अलावा सीधी स्ट्रेट करेगी स्ट्राइक 90 डिग्री के एंगल पर सरफेस के साथ, तो सीधी पास कर जाएगी। लाइट को किसी एंगल पर, ये जो लाइट की रे आ रही है, अब मैं इसकी लेबलिंग वही रखूंगा जो आपकी बुक के अंदर है, किसी एंगल पर स्ट्राइक की, ये आने वाली रे थी, जो रे आ रही थी, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा, आने वाली रे को हम क्या नाम देते, दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ये है जी क्या चीज, इंसिडेंट रे जो आ रही थी। देखिएगा ये वो पॉइंट है जहां से उसने एयर की सरफेस को छोड़ के किस में एंटर हो जाना है, ग्लास में एंटर हो जाना है जी। लीजिए ये जो आने वाली रे थी,
यानी जिसको हम कहें कि वो एक पाथ को फॉलो करके आ रही है, वो कौन सी इंसिडेंट रे आई, और ये वो पॉइंट ओ था जहाँ से उसने किसके अंदर, इस ग्लास स्लैब में एंटर हो जाना है। अब इस पॉइंट पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। याद करें हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि नॉर्मल ऐसी लाइन होती है जो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है जी। ये मैंने बनाया नॉर्मल, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर पढ़ा था, एंड इज कॉल्ड एज, ये है जी नॉर्मल। जब लाइट इस मीडियम में एंटर होगी, देखिएगा अब ये एंटर हो रही है एयर से ग्लास मीडियम के अंदर, तो ये क्या करेगी, इट ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये सीधा रास्ता था, देखिएगा ऐसे आ रही थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी ना, लेकिन अब उसने डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज करना है। तो जब डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज करना है तो किसकी तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। बहुत ज़्यादा नहीं करेगी, बस स्लाइटली सा, बहुत हल्की सी होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होके लाइट ऐसे आ रही तो बिल्कुल बेंड करके ऐसे चली जाए। ये बेंडिंग होगी, ठीक है जी। डेफिनेट बात है जब इस मीडियम के अंदर एंटर होगी तो इस मीडियम से अब उसने बाहर की तरफ भी तो जाना है ना। यहां पे मैं एक और नॉर्मल ड्रॉ करता हूं जी, ले जी, ये एक और नॉर्मल बन गया, ठीक है जी। अब जब इसको बुक में उसने मेंशन किया हुआ किस रे के साथ, ओ एम रे के साथ। ओ ये वो एम पॉइंट है जहां से उसकी क्या हो जानी है, एम पॉइंट से उसने इस सरफेस को छोड़ के बाहर की तरफ आ जाना है। अब देखिएगा, अब इस केस के अंदर लाइट ग्लास वाले मीडियम से एयर वाले मीडियम में एंटर हो रही है। जब ग्लास एयर वाले मीडियम के अंदर एंटर होगी तो इट अगेंस्ट बेंड, पहले बेंड थी टूवर्ड्स नॉर्मल, अब क्या करेगी, अब ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये मैंने नॉर्मल से अवे बेंड करवाई है। देखिएगा ये सीधा रास्ता था, अगर मैं डॉटेड बनाता ऐसे सीधी आ रही थी, लेकिन नॉर्मल से अवे बेंड कर गई। इसको उसने रिप्रेजेंट किया हुआ किस चीज़ के साथ, एम ई के साथ। देखिए ये थी हमारी इंसिडेंट रे, जब ग्लास के अंदर एंटर हो गई तो पाथ चेंज कर लिया, नाउ इट बिकम्स, ये कौन सी रे बन गई है, रिफ्रैक्टेड रे। जब बाहर निकल आई तो इसको क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इमर्जिंग रे। बाहर आने वाली जो बाहर आ गई इसको इमर्जिंग रे भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। देखिएगा हमने पढ़ा था कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको नाम देते हैं किस चीज़ का, स्मॉल आर। हमने पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे स्मॉल आर था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। देखिए कि यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बना ना, अगर मैं कहूँ कि ऊपर से नहीं थी लाइट तो आ इस मीडियम से रही थी, तो यहाँ पे भी ऐसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनता है, और यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर बता रहा हूँ, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बना है। क्लियर होगी बात। अब एक अहम सारी बात बताने लगा, ये होगी कि लाइट की रिफ्रैक्शन होगी। देखिएगा when it enters from, मैंने लिखा था the process of bending of light as it passes from air into glass और glass into air into glass, पैसेज चेंज कर लिया। असल रास्ता ये था, जो भी फिंगर जा रही है इस तरफ, बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर जब इस मीडियम में थी, इस मीडियम से जब वो बाहर गई तो फिर बेंड हुई, लेकिन इस केस के अंदर जब वो बेंड हुई तो इट्स बेंडिंग इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब उसकी बेंडिंग नॉर्मल से किस तरफ है, अवे, दूसरी वाली डायरेक्शन के अंदर जी। आई को क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंगल आई जो बना दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर जो बना है एंगल आर, ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखना रिफ्लेक्शन नहीं लिख देना, हम स्टडी टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे, रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्शन ही बनेगा, रिफ्लेक्शन गलती से ना लिख दीजिएगा। जब गलती से रिफ्लेक्शन लिख देंगे तो सारा काम बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो सारी स्टोरी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ठीक होगी बात। ये होगी जी लाइट की रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन होगी, मुझे भी बार बार। अच्छा मैं एक अहम सारी बात बताने लगा हूँ, याद रखनी, लिख लेनी किसी जगह पर। मैंने दो बातें बताई कि जब लाइट एंटर हुई कहाँ से, किस मीडियम से, हम अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज वाला मीडियम यूज़ करेंगे,
रेयर से किस मीडियम के अंदर गई, डेंसर के अंदर। ठीक है जी। और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जब लाइट एंटर हुई किस मीडियम से, डेंसर से किस तरफ गई है, टूवर्ड्स रेयर मीडियम। भाई डेंसर से किस तरफ गई है, टूवर्ड्स रेयर मीडियम। दो बातें होगी। अब इन दोनों बातें में होना क्या, ध्यान से आपने सुननी बात, पॉइंट्स लिखने लगा हूं, याद रखने, बुक में नहीं लिखे हुए, याद रखने हैं। पहली बात कि जब रेयर से डेंसर में गई, ठीक है, रेयर मीडियम हमारा एयर का है, रेयर मीडियम हमारा एयर का है, डेंसर उसके अलावा जितने भी मीडियम है, डायमंड का, ग्लास का, अल्कोहल का, ठीक है, आइस का, वो सारे मीडियम एयर से डेंसर में जाएगी, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा, बेंड करेगी, बेंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल। भाई नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ऑपोजिट काम। इसमें क्या होगा, ऑपोजिट, एक चीज है टूवर्ड्स, दूसरी चीज क्या होती है, अवे। इसमें क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। भाई नॉर्मल से उसने किस तरफ चले जाना है, दूसरी तरफ चले जाना है। देख लेते हैं, रेयर से डेंसर में एंटर हुई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, डेंसर से रेयर में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया। दो बातें नजर आ रही होंगी। मैथ करते हैं हम, ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, डेफिनेट बात है ये एंगल ग्रेटर होगा और ये एंगल स्मॉलर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर एंगल आई जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किसके साथ, एंगल आर से। ऑपोजिट केस क्या होगा, एंगल आई जो है, देखिएगा ये एंगल जब अंदर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन रहा है ना, ये एंगल छोटा होगा और ये एंगल क्या होगा, ग्रेटर। एंगल आई क्या होगा, लेसर होगा किसके साथ, ये लेस का मैंने सिंबल बनाया, लेस देन किसके साथ, एंगल आर के साथ। क्लियर होगी बात। ये थी दो डिफरेंट केसेस जिसमें लाइट एंटर होती है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड फ्रॉम डेंसर टू किस मीडियम के अंदर, रेयर मीडियम के अंदर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ यूनिक नोट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में है जी, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आल्सो डिस्क्राइब स्नेल्स लॉ एंड कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो जी, क्वेश्चन 9 में क्या चीज हमने डिस्कस करनी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े थे तो इसमें भी हैं, और इसके साथ एक और चीज, कॉज। कॉज क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई उसको हम कॉज भी कह सकते हैं, या वो कॉज को हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट की जो स्पीड है, भाई स्पीड ऑफ लाइट जो है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट की वजह ही उसकी क्या है, ये कॉज, वजह जो है। ठीक है, अब तो पहले जरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। लाइट की रिफ्रैक्शन के दो लॉज, मैं पहले रिफ्लेक्शन वाला डिस्कस कर दूं। रिफ्लेक्शन में भी हमने दो पढ़े थे लॉ, उसमें पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, मैं रिफ्लेक्शन वाला बता रहा हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सॉरी, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। इसका भी पहला लॉ वही है, वही चीज। क्या चीज, इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, दूसरी कौन सी है, इसमें रिफ्रैक्टेड रे है, इसमें रिफ्लेक्टेड तो नहीं है ना, इसमें क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, और दूसरी क्या चीज, नॉर्मल। कहां पर, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा, ये है, ये है भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां से वो एंटर हुई है, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दे ऑल, वही चीज, दे ऑल लाई इन सेम। भाई वो सारे के सारे क्या है, एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं, दूसरे प्लेन में तो नहीं ना हम जा रहे, उसी प्लेन के अंदर रहे हैं। दूसरा लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है
इस दूसरे लॉ को हम एक छोटा सा नाम देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, उसी का नाम दिया जाता है स्नेल्स लॉ का। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछ लेता होता है आपसे, व्हाट इज मेंट बाय स्नेल्स लॉ, कि स्नेल्स लॉ क्या है। अब स्नेल्स लॉ क्या है, बड़ी आसान सी चीज, पहले आपने एक चीज समझनी है। दो मैं रेशो बता रहा हूं, कौन सी, एक रेशो ऑफ क्या चीज, साइन, SINE, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। SIN ही लिखना, SIN ना लिख देना, SIN का मतलब होता है सिन, गुना, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दूसरी क्या चीज, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बार बार बता रहा हूं, स्मॉल r। इन दोनों की जो रेशियो होती है ना, रेशियो में मैं कैसे लिखूंगा, आपने मैथ में पढ़ा हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती है, साइन कॉस टेंजेंट, तो उसको हम लिखते कैसे, SIN, यानी साइन ऑफ एंगल आई की रेशियो किसके साथ, साइन ऑफ एंगल r। एंगल r क्या है, रिफ्रैक्शन। ये रेशियो हमेशा क्या रहती है, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, स्मॉल n के। देन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हम किसके इक्वल लिखते हैं, ये जो मैंने स्मॉल n लिखा ना, ये स्मॉल n क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसको दूसरा नाम, आसान सा नाम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या मैंने बताया फिर से, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, वो रेशियो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। मैंने उस रेशियो को कांस्टेंट की इक्वल लिखा, और वो कांस्टेंट किसकी इक्वल होता है, n की इक्वल होता है। कांस्टेंट किसकी इक्वल हमने लिखा है, n की इक्वल लिखा। क्लियर होगी बात दी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको मैंने n की इक्वल, इसका मतलब है यहां से मैं इस चीज को इस शक्ल में लिख सकता हूं कि साइन आई जो है, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इक्वल किसकी हो गया, n के। ये जो मैंने इक्वल टू n लिखा ना, ये चीज क्या कहलाती है, ये स्टेटमेंट है किस चीज की, मैथमेटिकल फॉर्म है किस चीज की, दैट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। किसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, स्नेल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लियर होगी जी बात जी, कि किस वजह, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो थे। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, अब देखिएगा, कॉज की वजह, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या मैं कहूं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर रिफ्रैक्शन, ठीक है, वो किस वजह से है। देखिए कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस चीज की वजह से, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। भाई रिफ्रैक्शन की वजह स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में, हर मीडियम में, यानी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसका मतलब हुआ कि हर मीडियम में रिफ्रैक्शन भी क्या होएगी, डिफरेंट होगी। जब स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है तो हर मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन ने भी क्या होना है, डिफरेंट होना है। सही है। अब कैसे डिफरेंट होगी, डिफरेंट होने की वजह क्या है, तीन मीडियम बताए हुए इसमें आपकी बुक के अंदर। वन मीडियम इज एयर, एयर में, वाटर में और ग्लास में। एयर में, वाटर में और किस चीज के अंदर, ग्लास के अंदर। तो जी एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट ट्रैवल कर रही है किस चीज के अंदर, वाटर के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो वाटर में इसकी स्पीड कितनी होती है, दैट इज 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जब लाइट ट्रैवल करती है ग्लास के अंदर तो वहां पर उसकी स्पीड कितनी होती है, 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखिए मैंने तीन डिफरेंट मीडियम लिखे हैं, तीन डिफरेंट मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड डिफरेंट है। एयर में सबसे ज़्यादा है, वाटर में एयर से लेसर है, ग्लास में उससे भी क्या है,
लेस। अब ग्लास मीडियम सिर्फ ग्लास का, वाटर वाला मीडियम सिर्फ वाटर का मीडियम, ठीक है जी। एयर का मीडियम, ये सारी जो एयर आपको नजर आ रही, इसमें सबसे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फास्ट। लाइट सबसे ज्यादा फास्टर ट्रेवल करती है किस चीज के अंदर, एयर के अंदर। क्लियर होगी बात जी। अब ये जो मैंने लिखा था ना स्पीड ऑफ लाइट या कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या ये जो लिखी थी ये स्पीड ऑफ लाइट को ना हम डिस्क्राइब करने के लिए एक चीज यूज करते हैं जो मैंने यहां पे बताई थी, एन। एन को क्या नाम दिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब ये एक्चुअली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हमें बताता है लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर कितनी आनी है। आपकी बुक में उसने एक टेबल बनाया हुआ, टेबल पेज नंबर 43 पर एक टेबल बना बेटा, उसके अंदर डिफरेंट मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। डिफरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आपने पहले तो बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने पढ़ा स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दो चीज़ों के दरमियान रेशियो होती है। किन दो चीज़ों के दरमियान रेशियो होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, एयर में, डिवाइडेड बाय क्या चीज, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम अब कोई भी हो सकता है, इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है, n इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो सबसे ज्यादा है, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम के अंदर। वो अब मीडियम एयर के अलावा जितने भी मीडियम है, चाहे ग्लास का मीडियम है, चाहे आइस का मीडियम है, चाहे अल्कोहल का मीडियम है, ठीक है, जितने भी मीडियम है एयर के अलावा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्या बता रहा है हमें, एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अब एक टेक्निकल बात बताने लगा हूं कि ही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना n, ठीक है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या चीज, वैल्यू। वैल्यू जैसे आपकी बुक में उसने एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल के अंदर उसने डिफरेंट मीडियम्स के अंदर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया हुआ है। देखिए मीडियम के अंदर जैसे एयर है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.00। एग्जाम्पल, ये टेबल एमसीक्यूज में आ जाता है, याद रखिएगा। आइस का 1.31 और वाटर का 1.33 है। आइस का कितना है जी, 1.31, वाटर का कितना है जी, 1.33। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी हुई है। एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो मैं क्या बता रहा था कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें बताती है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, एक बात। दूसरी बात ये क्या बताती है हमें वैल्यू, ये वैल्यू हमें ये बताती है कि लाइट की बेंडिंग कितनी होनी है, कि लाइट ने कितना बेंड करना है। पेज नंबर 43 पर बुक उठाइए, बुक में देखिएगा पेज नंबर 43 पर उसने एक सेल्फ असेसमेंट दी हुई है, वेदर द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर और लेस फॉर अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा, जितना इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, यानी मैं क्या लिख रहा हूं, हायर वैल्यू, भाई ज्यादा होगी जितनी वैल्यू, उतनी क्या होगी, लाइट की मोर बेंडिंग। भाई लाइट ज्यादा बेंड करेगी, जितनी ज्यादा बेंड करेगी याद रखिएगा उतनी उसकी स्पीड हमेशा क्या हो जाएगी, स्लो। बेंडिंग ज्यादा तो स्पीड क्या हो जानी है, स्लो, यानी स्पीड कम हो जानी। कब, वो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है, उस मीडियम में लाइट ज्यादा बेंड करेगी और उसमें स्पीड उसकी क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी ज्यादा होती है, उसमें बेंडिंग भी कम होती है। अब सबसे ज्यादा इसलिए देखिएगा एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, यानी एयर के एन की वैल्यू मेरा बेटा कितनी है, 1.00, इससे लेसर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए एयर में क्योंकि सबसे कम वैल्यू ना, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सबसे ज्यादा एयर से ज्यादा वैल्यूज हैं। दैट इज द रीजन वाई कि एयर के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है और लाइट की जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग कम होगी, स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो पेज नंबर 43 पर वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सेल्फ असेसमेंट वाला पेपर में आ जाता होता है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ पे स्पीड ऑफ, वहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट मोर होगी या लेस। तो क्या मैंने बताया, जिसमें हायर वैल्यू है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर मोर है तो मोर बेंडिंग होगी, स्पीड क्या हो जानी है, लो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जिसको हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ये हमें क्या बताता है, इसकी वैल्यू हमें क्या बताती है, इसकी वैल्यू रेशियो तो नहीं ना बता रही है, तो हमने फार्मूला बनाया हुआ है। इसकी वैल्यू हमें बताती है कि लाइट ने कितना बेंड करना है और कितनी उसकी स्पीड होगी। क्लियर होगी बात दी।
ये था जी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किस वजह से होती है? स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। साथ में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी के अंदर ही है, कौन सा वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किया। अब एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है दैट इज ऑन पे। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से पहले एक और बात बता दूँ, ये जो मैंने 3 डिफरेंट स्पीड लिखी थी ना, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेनी है आपने कि ग्लास में स्पीड कितनी है। ये एमसीक्यूज के लिए वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेनी है। ये जो मैंने 3 लिखी हैं आपकी बुक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज दी हुई हैं, वो 8 की 8 आपने एमसीक्यूज के लिए याद करनी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में एमसीक्यूज में पूछ लेता होता है कि इस मीडियम क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है। शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर बेंडिंग, यानी रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी और स्पीड क्या हो जाएगी, हमेशा लो। इसी के साथ ना बच्चों एक एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। हम 12.2 तक कर चुके हुए हैं, 12.3 वाली न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि 12.3 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है और उसमें उसने हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कही है। ठीक है जी। जी बेटा, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12.3 विच इज़ ऑन पेज नंबर 44। ये देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में उसने क्या बातें हमसे पूछी हुई हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक ज़रा मैं एक अहम सी चीज़ आपको बता दूं। देखिएगा, मैंने लिखा था स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट के अंदर, मैंने ये बात बताई थी आपको कि जो रेशियो होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कांस्टेंट होती है किसके साथ, एन के साथ। ठीक होगी बात जी। ये हमने फार्मूला कब यूज़ करना है, ये फार्मूला हमने तब यूज़ करना है बेटा, याद रखिएगा, व्हेन लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम कहाँ से, एयर टू किस मीडियम में जा रही है, डेंसर में। याद रखना आपने बात। इस फार्मूला की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है जब लाइट एंटर होती है कहाँ से, डेंसर से एयर में जाती है। फार्मूला यही रहता है, साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। इस एन के नीचे है 1। अब ये जो 1 वाली रेशियो है, ये 1 वाली रेशियो चेंज होकर कितनी बन जाती है, 1 और n बन जाती है। अब आपने याद रखना, गलती नहीं करनी। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू एयर, वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में आपसे कुछ भी कह सकता है। एयर से डेंसर में जा रही है तो ये फार्मूला, जब डेंसर टू किस में जाएगी, एयर में जाएगी, तो फिर फार्मूला कौन सा है, फार्मूला वही है। लेकिन यहाँ पे जो ये रेशियो है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ये रेशियो चेंज हो जाती है। ये अब आपने याद रखनी है व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल की अब स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। हम 5 हेडिंग्स के साथ न्यूमेरिकल करेंगे। लो जी, पहली वाली क्या बताता है, कहता है रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। पहली बात यही चीज़ है, ये चीज़ समझने वाली है भाई। एयर से किस में एंटर हो रही है, ग्लास के अंदर एंटर हो रही है। मैं एक छोटी सी डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं भाई। ये ग्लास का मीडियम है मेरा बेटा। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा था बिल्कुल इसी तरह का उसने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी है जी। दिस इज ग्लास और ये सारी क्या है, एयर। ठीक है जी। जी ये रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है एयर से ग्लास में। मैं यहां पर ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज नॉर्मल। ठीक है जी। अब देखिएगा आगे क्या आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनता है, नॉर्मल के साथ, आई। ये नॉर्मल था जी, ये इंसिडेंस रे थी जो एंटर हो रही है। डायग्राम आपने बनानी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहली चीज़ क्या गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, डाटा में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ताकि आपको पता चले ना एंगल ऑफ इंसिडेंस बन कहाँ पे रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आई के साथ। उसकी उसने वैल्यू कितनी गिवन की है, 30 डिग्री की। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52, कहता है ये जो ग्लास यूज कर रहा है ना, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्मॉल एन, वो कितनी वैल्यू 1.52। देखिए कि जब लाइट इसके अंदर एंटर होना है तो रिफ्रैक्शन का मतलब है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाना। रिफ्रैक्शन कहते हैं इस चीज को, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल देखिएगा चेंज हो गया, आगे बाहर जा रही है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52, देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये बनना ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डाटा दूसरी चीज क्या, उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया हुआ है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल n, कितनी वैल्यू बताइए 1.52। ठीक होगी बात जी। और एक और बात याद रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। चाहे इसी रेशियो में देख लो, स्पीड कैंसिल हो जाती है। चाहे मैं एंगल्स के साथ देख लूँ, एंगल्स का यूनिट डिग्री मेजर्स या रेडियंस मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ ना, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, सेम होती है, डिग्री है तो कैंसिल हो जानी है वो। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। ये था जी डाटा के बाद हमने क्या करना है, टू फाइंड। भाई फाइंड आउट हमने क्या करना है, फाइंड आउट में करना है ये चीज़, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी क्या चीज़ फाइंड आउट करनी बेटा जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर के साथ। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है हमने। डायग्राम में रेस कर रहा हूँ, ले जी। उसके बाद आएगा जी हमारा क्या चीज़, फार्मूला। फार्मूला में मेरा बेटा देखिएगा, फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा फार्मूला हमने कौन सा वाला यूज़ करना है। पहली तो बात देखिएगा, एंगल आई दिया हुआ है, एंगल आर है, एंड इन तीनों में मिलाकर एक ही फार्मूला बनता है जो हमने ये पढ़ा। लेकिन हमने कंडीशन देखनी है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर इनटू ग्लास। भाई एयर इनटू ग्लास, तो दिस फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, साइन आई ओवर साइन आर, यानी साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इक्वल टू एन। हमने फाइंड आउट क्या करना है, आर। मैं आर के लिए पूरा फार्मूला की शक्ल बना देता हूँ। इस सारे को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, ताकि हम फार्मूला में सिंपल अपनी वैल्यूज लगा के ना काम सीधा कर लें। ये बेटा साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय एन इक्वल्स टू, इधर जाके ये ऐसे बन जाएगा ना, साइन एंगल आर। क्लियर होगी बात। मैथ में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 9th क्लास के मैथ में, ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर। मैं वैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है फॉर एग्जांपल कितनी, 1/2 साइन थीटा। थीटा इज एनी एंगल, यहाँ पे थीटा है तो साइन इस तरफ क्या बन जाता है, इट बिकम्स साइन इनवर्स किस चीज़ का, 1/2 का। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ये क्या बता रही है, ये वाली लाइन ये बता रही है कि किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, वो आपने फाइंड आउट करके बतानी है। ले जी, ऐसे ये साइन था तो साइन इस तरफ आगे क्या बन जाएगा, इट बिकम्स साइन इनवर्स साइन आई ओवर एन इज इक्वल टू साइन एंगल आर। ये साइन जब इस तरफ आ जाएगा तो इस सारे का साइन इनवर्स बन जाएगा ना। ये अब आपने सिर्फ बुक में नहीं किया, वो उसने डायरेक्ट ऐसे ही लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे सारा प्रोसेस क्या चल रहा था। ये साइन इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, अकेला रह गया आर, एंगल आर। इस तरफ लिखो इस तरफ लिखो, इक्वालिटी है ना। इधर इसने क्या बन जाना, इट बिकम्स साइन इनवर्स, सारा किस चीज़ का, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय एन। भाई पहले साइन ऑफ एंगल आई की वैल्यू निकालें, एंगल आई था 30, उसको एन से डिवाइड करें 1.52 से, उसका जो आंसर आएगा उसका लेना आपने साइन इनवर्स। तो आपके पास ये एंगल आर आ जाएगा। इस एंगल आर की कितनी वैल्यू आनी है जी, नहीं जी ये था जी फार्मूला, जिसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया। फार्मूला के बाद इसका सोल्यूशन बेटा, सोल्यूशन में अब इसी फार्मूला को मैं लिख रहा हूं, ये मैंने एंगल आर फाइंड आउट करना है, इक्वल है किसके, दैट इज साइन इनवर्स क्या चीज, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय एन। लो जी वैल्यूज लगाते हैं हम, ये साइन इनवर्स बार बार बोल रहा हूं मैं, साइन ऑफ क्या चीज, एंगल आई। एंगल आई मेरा बेटा देखिएगा कितना है, 30 डिग्रीज का। यहां पे आ गया 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है, 1.52। ये गिवन थी जी। पहले साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं। ये साइन इनवर्स ऐसे ही साइन 30 डिग्रीज याद होनी चाहिए, ज़ुबानी याद होनी चाहिए। मैथ्स में आप याद करेंगे ये वैल्यूज़। लीजिए कैलकुलेटर पर सिंपल आपने साइन प्रेस करना, आगे लिखना 30, तो आपको वैल्यू बता देगा, दैट इज़ 0.5। कितनी वैल्यू होती है, 0.5, यानी 0.5। इसको मैंने डिवाइड करना है 1.52 के साथ,
लीजिए बेटा, ये क्या बन गया, इस तरफ n, इस तरफ एंगल r आ रहा है जो हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज साइन इनवर्स 0.5 को 1.52 से मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय 1.52, सो वी गेट 0.33। कितनी वैल्यू आ रही है, 0.33। क्लियर हो गया जी। इसका मैंने लेना है साइन इनवर्स, तो मेरे पास एंगल आर की वैल्यूज आ जाएगी डिग्रीज के अंदर। साइन इनवर्स आपने कैलकुलेटर से कैसे लेना है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, साइन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर पर साइन इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। मैथ करते हैं आप, आगे आपने वैल्यू लिखी 0.33। लो जी, इसका मैंने लिया साइन, तो मेरे पास आंसर आया कितना, 19.26 है। उसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो कितना बन जाएगा, 19 मैंने राउंड ऑफ किया तो दैट बिकम्स 19.3। एंगल था तो उसका यूनिट क्या है, डिग्रीज। ये मेरे पास एंगल आर आ गया। अब ज़रा ध्यान से मैं एक बात बतानी है, ध्यान से आपने देखनी है, बाद में बताता हूँ, पहले हम ज़रा अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लें जी। हमारा रिजल्ट में क्या चीज़ आएगी जो हमने फाइंड आउट की, वो क्या हमने फाइंड आउट किया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। पूरा लिखना है, पूरा लिख लें, बार बार बता चुका हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हुए, खाली ये लिखना फिर भी सही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कितना आया है, 19.3 डिग्रीज का जी। ये आ गया जी बेटा मेरे पास क्या चीज़, एंड पर रिजल्ट आ गया। अब एक बड़ी आसान सी बात बताने लगा हूँ, इधर आइएगा, नज़र आ रहा होगा आपको, इसलिए मैंने इधर लिखा रहने दिया है। मैंने कहा था व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, ये बताया था ना, ठीक है। देख लेते हम, सर ने बात सही बताई थी गलत बताई थी, देखिएगा। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एयर इज रेयर मीडियम, मैं यहाँ पे अलहदा से इसको डिस्टिंग्विश कर देता हूँ ना, ताकि आप, एयर मैंने कहा था मीडियम कौन सा है, दैट इज अ रेयर मीडियम। ले जी बेटा, रेयर से लाइट एंटर हो रही है, किस में जा रही है, ग्लास। ग्लास का मीडियम कौन सा है, दैट इज अ डेंसर मीडियम। देखिएगा मेरा बेटा, मैंने कहा था एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई कितना था, 30 डिग्री से, ऐसे ही है। आंसर देखिएगा हमारा एंगल आर कितना आया है, 19.3 का। स्मॉलर वैल्यू होगी ना, छोटी वैल्यू होगी, इसका मतलब है एंगल आई जो क्या है वो ग्रेटर था और एंगल आर क्या है, स्मॉलर था ही। ऑपोजिट केस क्या बताया था, अगर कभी और न्यूमेरिकल हम करेंगे जिसमें लाइट एंटर हुई डेंसर से रेयर के अंदर, तो उसमें एंगल आई हमेशा क्या होता है, दैट इज ऑलवेज लेस देन किसके साथ, एंगल आर के साथ छोटा होता है। यहाँ पर ये बेटा हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12.3 और हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम नए लेक्चर में देखते हैं कि हमने कौन सा वाला क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। एक जाने से पहले मैं एक और आपको छोटी सी बात बता दूं कि फिर मैं बार बार बता रहा हूं कि आपकी बुक का पेज नंबर 43 पर जो टेबल बना हुआ है बिल्कुल टॉप पर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एक और बात भी बेटर हम डिस्कस कर ही लेते हैं, बुक का ज़रा पेज नंबर 42 ओपन कीजिएगा। शाबाश सारे बच्चे, बुक खोल के बैठना, मैंने जब भी कहा था पढ़ना है फिजिक्स का लेक्चर तो बुक पास रखनी है। देखिए पेज नंबर 42 पर उसने गिवन किया हुआ है पॉइंट टू पाउंडर, सबसे ऊपर देखिएगा, उसमें उसने एक फिश आपको नज़र आ रही नीचे वाटर के अंदर, साथ में उसके देखिएगा एक उसका ना इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है। उसमें वहाँ पे लिखा हुआ है अपेरेंट पोजीशन ऑफ फिश और एक्चुअल पोजीशन ऑफ फिश, असल पोजीशन फिश की और अपेरेंट पोजीशन। ये देखिएगा जैसे ये ग्लास है ना, मैंने ये पेंसिल रखी थी, दिस इज एक्चुअल पोजीशन, दिस इज अपेरेंट पोजीशन, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक आपने बात नीचे उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई द पोजीशन ऑफ फिश इनसाइड अ वाटर सीम्स टू बी एट लेस डेप्थ देन दैट ऑफ इट्स एक्चुअल पोजीशन। याद रखिएगा बात, पहली तो बात है कि ये सारा काम किस वजह से होती है, आपको फिश अपनी एक्चुअल डेप्थ से, ये उसकी असल में यहाँ पे फिश थी, नज़र जब आप पानी के ऊपर से देख रहे हो तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है। द रीज़न इज दैट, किस वजह से आ रही होती है, एक तो बात है रिफ्रैक्शन की वजह से, दूसरी एक और बड़ी अहम सारी बात होती है, उसने दो डेप्थ बताई हुई है, एक होती है एपरेंट डेप्थ और एक होती है रियल डेप्थ। रियल डेप्थ होती है जहाँ पर फिश थी असल में, जहाँ पर नज़र आ रही है वो उसकी एपरेंट डेप्थ होती है। अब याद रखिएगा जो एपरेंट डेप्थ होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ किस वजह से, रियल डेप्थ से हमेशा क्या होती है, लेस। और जो इमेज फॉर्म्ड होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रहा होता है, जो आपको नज़र आ रहा है, तो वो कहाँ पर आ रहा होता है, किस डेप्थ पर नज़र आ रहा होता है, एट एपरेंट डेप्थ पर।
शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था तो पेपर में आ जाए। नीचे देखिए कि और फिजिक्स इन साइड में उसने बताया हुआ है कि इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो एंटर हो रही है किसी, यानी रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है किस चीज़ के अंदर, ग्लास के अंदर। तो इन रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। लाइट की स्पीड चेंज होती है वेवलेंथ के चेंज होने, क्योंकि रिलेशन था v इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन फ्रिक्वेंसी और कलर ऑफ लाइट जो था वो चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि लाइट एंटर हुई एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर उसका कलर चेंज हो जाए, फ्रिक्वेंसी वही रहती है, कलर सेम रहता है, लेकिन क्या चीज़ स्पीड चेंज हो जाती है किस वजह से, वेवलेंथ की वजह से। अब एक और अहम बात आपने याद रखनी है, मैं इधर एक और चीज़ लिख रहा हूँ, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एयर से डेंसर में जाती है, एक और यहाँ पे ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड ने क्या हो जाना है, चेंज। देखिए एयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड हमेशा उसकी क्या हो जाएगी, लो। स्पीड लो होने की वजह क्या होगी, उसकी वेवलेंथ। भाई लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है ना, वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। ओपोजिट काम इधर आ जाएगा, इसमें स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। रीजन इंक्रीज होने की किसकी, जो लाइट की वेवलेंथ होती है उसने भी क्या हो जाना है, इंक्रीज। क्लियर होगी बात, ये आपने चीज़ याद रखनी है। ये था जी फिजिक्स इन साइट का। पेज नंबर 43 पर देखिएगा, टेबल के साथ एक और चीज़ गिवन की उसने, डू यू नो दैट, उसने आई के सामने एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, नीचे रेड कलर है, ऊपर उसके वायलेट कलर है, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद वायलेट कलर जो आपको नीचे नज़र आ रहा होता है, रेड कलर कहाँ पर नज़र आ रहा होता है, ऊपर। यानी वाइट लाइट व्हेन पासिस फ्रॉम अ वाटर ड्रॉपलेट, तो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट करता है किसके तौर पर, एज अ प्रिज्म के तौर पर एक्ट करता है। आपने साइंस में पढ़ा होता है कि प्रिज्म जो होता है, ठीक है, उसमें लाइट की क्या होती है, रिफ्रैक्शन, वो डिस्पर्स कर देता है लाइट को 7 कलर्स के अंदर। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द कलर। डिस्पर्शन इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर सेपरेट्स द कलर ऑफ सनलाइट इनटू, किस चीज़ के अंदर, उसको सेपरेट कर देते हैं, रेनबो के अंदर कर देते हैं। क्लियर होगी बात बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक है। लेक्चर के एंड पर बात हम अपनी पुरानी बात जो हम कर रहे थे, सूरह यासीन की फजीलत में बता रहा था कि सूरह यासीन को कुरान, फजीलत में क्या बताया था मैंने कि सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल क्यों कहा जाता है। मैं पुरानी बात दोबारा से थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ कि 3 सतरों की वजह से यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अब किस यासीन, देखिएगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने मेरे 10 नाम रखे, उन 10 नामों में एक नाम यासीन है। एक और हदीस में आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनने से 1000 साल पहले सूरह यासीन की तलावत की थी रब्बुल आलमीन ने। छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। 1000, अब साइंसदानों के मुताबिक दुनिया बने 25 अरब साल हो गए, 25 से 30 अरब साल हो चुके हैं, साइंसदान जो कहते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो हम साइंसदानों की बात को अगर देख रहे हैं तो 25 से 30 अरब साल पहले, उससे भी 1000 साल पहले रब्बुल आलमीन ने सूरह यासीन की तलावत की थी, ठीक है। सूरह यासीन की 3 सतरों की वजह से सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। देखिएगा सूरह यासीन कहाँ से स्टार्ट होती है, यासीन। और यासीन क्या मैंने बताया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रब्बुल आलमीन ने मेरे 10 नाम रखे, उन 10 नामों में एक नाम यासीन था। तो यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन मुझे कुरान पाक की कसम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप मेरे रसूल हैं। यानी रसूल थे, नज़र आ रहे थे कि ये मेरे रसूल हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप मेरे रसूल हैं। अला सिरातिम मुस्तकीम, आप सीधी राह पर हैं। तो इन 3 सतरों की बेस पर सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं बेटा, इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ दोबारा से फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।